हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीडी सर क्लासेस। स्टूडेंट, आज हमारा जो टॉपिक है ब्लूम की टैक्सोनॉमी के अंतर्गत जो दूसरा पक्ष है भावात्मक पक्ष, उसकी बात आज इस वीडियो में करेंगे। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको ब्लूम की टैक्सोनॉमी में जो ज्ञानात्मक पक्ष है उसका वर्गीकरण बहुत ही विस्तार से और सरल शब्दों में बताया था। आज इस वीडियो में अफेक्टिव डोमेन या भावात्मक पक्ष की बात करते हैं, जो कि ब्लूम की टैक्सोनॉमी का दूसरा वर्ग है। यहाँ आपको दिख रहा होगा कि अफेक्टिव डोमेन मैंने पहले भी आपको बताया है कि इसे 1964 में क्रथवाल और मसीहा ने दिया। ठीक है, क्रथवाल एवं मसीहा ने मिलकर के अफेक्टिव डोमेन यानी भावात्मक पक्ष का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। ये जो भावात्मक पक्ष है ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है हमारी भावनाओं से। नाम से स्पष्ट हो रहा है भावात्मक पक्ष, ये हमारी भावनाओं से यानी फीलिंग्स से, हमारे संवेगों से, इमोशंस से और हमारे मूल्यों से, वैल्यूज आदि से संबंधित है। भावात्मक पक्ष हमारी भावनाओं से, संवेगों से, मूल्यों से, एटीट्यूड से संबंधित है। इस पक्ष में जो सबसे लो लेवल का जो उद्देश्य है वो है आग्रहण यानी रिसीविंग, और सबसे हाई लेवल का जो उद्देश्य है वो है चरित्र निर्माण या करेक्टराइजेशन। तो देखिए इसके 6 वर्ग यहाँ पर दिए गए हैं। पहला आग्रहण, दूसरा अनुक्रिया, तीसरा अनुमूल्यन, चौथा विचारण, पांचवा संगठन और ये छठा है चरित्र निर्माण। ठीक है, यानी कि क्रथवाल और मसीहा ने भावात्मक पक्ष के 6 वर्ग बताए, या उन्होंने बताया कि जो ये डोमेन है अफेक्टिव डोमेन, यह 6 सब डोमेन में बांटा गया है। इसके 6 भाग किए गए हैं और ये भाग लो लेवल से हाई लेवल की ओर अरेंज किए गए हैं, यानी कि एक हायरार्की इनकी प्रस्तुत की गई है, एक सोपान की दी गई है निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर। ठीक है, तो सबसे लो लेवल का जो उद्देश्य है वो आग्रहण है और सबसे हाई लेवल का जो उद्देश्य है वो चरित्र निर्माण है। आइए तो जानते हैं कि ये वर्गीकरण है क्या। आप देख रहे होंगे यहां पर लिखा हुआ है आग्रहण, इसका सबसे लो लेवल का उद्देश्य है जिसको कहते हैं रिसीविंग, इंग्लिश में कहते हैं रिसीविंग। आग्रहण क्या होता है? आग्रहण का अर्थ होता है ग्रहण करने के लिए तैयार होना। सबसे पहले अध्यापक अपने छात्रों में मूल्यों को ग्रहण करने की आदत डालता है, यानी कि ग्रहण करने के लिए तैयार करता है, ये कह सकते हैं। सबसे पहले बालक को सुनने के लिए तैयार करना होता है। जो भी अच्छी बातें, अच्छे मूल्य आप अपने स्टूडेंट में विकसित करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? छात्र को उन मूल्यों को ग्रहण करने के लिए तैयार करना पड़ेगा। इसीलिए इसको फर्स्ट स्टेज कहते हैं या पहला स्टेप कहते हैं आग्रहण, यानी कि मूल्यों को ग्रहण करने के लिए तैयार करना। आप अच्छी बात क्लास में बता रहे हैं तो उसके सुनने के लिए स्टूडेंट तैयार हो, सबसे पहले ये बात अहम होती है। तो टीचर क्या करता है? सबसे पहले अपने स्टूडेंट को सुनने के लिए तैयार करता है या ग्रहण करने के लिए तैयार करता है। उसी को यहाँ पर कहा गया है आग्रहण, रिसीविंग। जब रिसीविंग वाला स्टेज हम प्राप्त कर लेते हैं तो फिर दूसरे स्टेज पर आते हैं जिसका यहाँ पर नाम दिया गया है अनुक्रिया या रेस्पॉन्डिंग। अनुक्रिया यानी जब बालक ग्रहण करने के लिए तैयार होता है या सीखने के लिए तैयार होता है तो क्या करता है? वो उस दिशा में अनुक्रिया करता है, यानी सीखने के लिए क्या करता है? अनुक्रिया करता है। आप विभिन्न मानवीय मूल्यों का विकास अपने स्टूडेंट में करना चाहते हैं तो सबसे पहले उन मूल्यों को वो सुनने के लिए तैयार होता है, ग्रहण करने के लिए तैयार होता है। फिर जब आप उनको बताते हैं तो वह क्या करता है? उनको लिखने लगता है।
तो जो लिखने का कार्य जब वो लिखने लगता है तो इसका मतलब क्या है, वो उस दिशा में अनुक्रिया करने लगा। ठीक है, तो जब आग्रहण की स्टेज हम प्राप्त कर लेते हैं तो दूसरे स्टेज पर आते हैं अनुक्रिया, यानी उस दिशा में अनुक्रिया कराना या सिखाना। जब बालक अनुक्रिया करने लगता है तो तीसरा जो स्टेज है या तीसरा जो सब डोमेन है वो है अनुमूल्यन, वैल्यूइंग। वैल्यूइंग क्या है? वैल्यूइंग का मतलब होता है जिन मूल्यों को छात्र ने लिखा है या जिनको ग्रहण करने के लिए वो तैयार हुआ है, अब वो उनका मूल्य निर्धारित करता है, उनको वैल्यू देता है, उनको धारण करने के लिए प्रयास करता है या उनके प्रति अपनी वचनबद्धता प्रकट करता है। उसको कहते हैं कमिटमेंट करना। ठीक है, कि किस मूल्य को धारण किया जाए, किसको ना किया जाए, किसको कितनी वैल्यू दी जाए। तो यहां पर अनुमूल्यन वाले स्टेज में छात्र विभिन्न मानवीय मूल्यों को वैल्यू देता है, उनका अनुमूल्यन करता है, उनके प्रति अपनी धारणा बनाता है, अपनी वचनबद्धता प्रकट करता है, जिसको हम इंग्लिश में कमिटमेंट कहते हैं। जब वो ये काम कर लेता है अनुमूल्यन का, तो फिर चौथा स्टेज आता है विचारण का, जिसको कहते हैं कंसेप्चुअलाइजेशन। विचारण का मतलब क्या है? विचार करना। कभी कभी बालक के समक्ष ऐसी परिस्थिति आती है कि उसे एक से अधिक मूल्य उपयुक्त लगते हैं, उस परिस्थिति में उसको एक से अधिक मूल्य उपयुक्त लगते हैं, जबकि वो अनुमूल्यन में जो धारणा बना करके आया है, जो वचनबद्धता बना करके आया है, या जिस मूल्य में उसकी आस्था है, अब परिस्थिति ऐसी है कि एक से अधिक मूल्य उसको उपयुक्त लग रहे हैं। तो विचारण वाले स्टेज में क्या है? वो विचार करता है कि किस मूल्य को धारण किया जाए, किसको धारण किया जाए, किसके प्रति उसकी वचनबद्धता थी, उस बात को ध्यान में रख करके आज परिस्थिति ऐसी है कि उसे एक से अधिक मूल्य उस परिस्थिति में उपयुक्त लग रहे हैं धारण करने के लिए। अब वो किसको धारण करे, किसको प्राथमिकता दे, इस बात के लिए वो विचारने लगता है, विचार करने लगता है। तो इसी को यहां पर कहा गया है विचारना या कंसेप्चुअलाइजेशन। ठीक है, जब वो यह विचार कर लेता है या विचार करने की उसमें शक्ति आ जाती है, तो फिर क्या करता है? वो संगठन करता है। यानी परिस्थिति है जिसमें एक से अधिक मूल्य उसको उपयुक्त लग रहे हैं और उसने विचार किया कि किस मूल्य को धारण किया जाए या किसको प्राथमिकता दी जाए, किसको दूसरे नंबर पर रखा जाए, किसको तीसरे नंबर पर रखा जाए या किसको सबसे लो लेवल पर रखा जाए। इस बात का संगठन वो करने लगता है। तो इस स्टेज को कहा गया है ऑर्गेनाइजेशन करना या संगठन करना, विभिन्न सीखे हुए मूल्यों को संगठित करना या उनका क्रमबद्ध ढंग से व्यवस्था करना इस संगठन वाले स्टेज में होती है। ठीक है, जब वो संगठन करने लगता है तो इसके बाद क्या होता है? वो छठे स्टेप पे आता है, जिसके अंदर क्या है? चरित्र निर्माण करना या करेक्टराइजेशन। करेक्टराइजेशन क्या है? कि जैसे जैसे वो फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज से थर्ड से फोर्थ से फिफ्थ स्टेज पर आ गया, तो अब उसका चरित्र निर्माण होने लगता है। यानी कि उसने मूल्यों का संगठन करना सीख लिया है। परिस्थितियों के अकॉर्डिंग वो मूल्यों को प्राथमिकता दे सकता है, किसको प्राथमिकता दे सकता है, किसको दूसरे नंबर पर रखता है, ये बात उसने सीख ली है। तो वह उसकी आदत बन जाती है, उसके चरित्र का निर्माण करते हैं, वो उसके व्यवहार में झलकने लगते हैं या उसकी जीवन शैली में छा जाते हैं, जिससे उसकी क्या होती है? पहचान होती है। यह भावात्मक पक्ष का सर्वोच्च लेवल का उद्देश्य माना जाता है, चरित्र निर्माण। इसमें विभिन्न मूल्यों के आधार पर व्यक्ति की पहचान होती है, उसकी लाइफ स्टाइल जानी जाती है। जैसे महात्मा गांधी के जो मूल्य हैं सत्य और अहिंसा, उसके आधार पर उनकी पहचान आज तक बनी हुई है, उन्हें इन मूल्यों के आधार पर जाना जाता है। इसी प्रकार से किसी भी बालक में जब हम विभिन्न मूल्यों का विकास करते हैं, उसकी भावनाओं का विकास करते हैं, उसके संवेगों का विकास करते हैं और वो उसके लाइफ स्टाइल बन जाती है, उसका चरित्र बन जाता है, उससे उसकी पहचान होती है, समाज में उसे जाना जाता है। जैसे सत्यवादी, दयालु, ठीक है, दयालु, कर्तव्यनिष्ठ, जिम्मेवार, ठीक है, मेहनती, ये सब क्या हैं?
ये उन मूल्यों के आधार पर व्यक्ति की पहचान बनाते हैं या बालक की पहचान बनाते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि यहाँ पर कैसे लो लेवल से हाई लेवल के उद्देश्य को प्राप्त किया जाता है या बालक में इनका विकास किया जाता है। छात्रों, यहाँ पर जो ये क्रम लिखा हुआ है, इस क्रम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन क्रम के आधार पर बीएड में, बीटीसी में या इससे रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जैसे टेट है, सी टेट है, सुपर टेट है आदि एग्जाम, जितने भी टीचर से रिलेटेड एग्जाम हैं उनमें प्रश्न पूछा जा सकता है। मान लीजिए पूछ सकता है कि वैल्यूइंग या अनुमूल्यन ब्लूम के वर्गीकरण के किस पक्ष से संबंधित है। वैल्यूइंग या अनुमूल्यन करना ब्लूम के वर्गीकरण के किस पक्ष से संबंधित है, ऐसे प्रश्न बन सकता है। ठीक है, तो इसमें किसी भी वर्ग को लेकर के प्रश्न बना सकता है, पूछ सकता है। तो आपको इनका क्रम ध्यान रखना है। और इसके अंदर होता क्या है, मैंने आपको अभी सरल शब्दों में समझाया है, इसको आप समझ गए होंगे, स्पष्ट हो गया होगा। तो आपको जो समझा, आपने जो समझा है, जो स्पष्ट हुआ है, उसके आधार पर मुझे लग रहा है कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, ताकि समय समय पर इसी प्रकार से अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए ला सकूं। धन्यवाद।